मित्रों, बीए भाग 1, क्षमा करें, बीए भाग 2, सेमेस्टर 3, पेपर 5, काव्यामृत, जिसकी कविता यह तो शम की बात है, जिसे सुशीला टागोरे जी ने लिखा है, उसे हम देख रहे हैं। कल के लेक्चर को हमने इसका 1/3 हिस्सा जो है वो पूरा किया है। आज के लेक्चर में बाकी कविता जो है उसका समग्र रूप से जो है वह अध्यापन किया जाएगा। इस कविता के द्वारा रचनाकार ने एक बात को स्पष्ट किया है कि भले ही आज नारी विमर्श की वकालत बड़े जोरों शोर से की जाती है, लेकिन नारी विमर्श आखिर है क्या? नारी विमर्श के द्वारा दलित नारी के प्रति तो करुणा या सद्भावना जगाई जा सकती है, लेकिन कवयित्री का ये जो कथन है, यह कथन आज भी सटीक और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है कि नारी जो है वो दलितों से भी अधिक दलित है। जिस प्रकार से समाज में दलितों की कोई अहमियत मानी नहीं जाती, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, उसी प्रकार से दलित समाज में दलित नारी की सुनने वाले भी बहुत कम हैं। और इसलिए यह कविता जो है वह सीधा दलित पुरुषों पर जो है वह कटाक्ष करती है, दलित पुरुषों की जो है वह आलोचना करती है। इसका दूसरा हिस्सा जिसे अब हम देखने जा रहे हैं। जरा सी बात पर आपे से बाहर होना, नशे में डूबकर परिवार को प्रताड़ित करना, पत्नी को लताड़ना, भाइयों को पछाड़ना, करते रहना गाली गलौज, रोता रहे बाप, कलपती रही माँ, संतान दर बदर, यह तुम नहीं हो सकते, यह तो शर्म की बात है। जरा सी बात पर दलित पुरुषों की आलोचना करते हुए जो है वो सुशीला जी लिखती है कि जरा सी बात पर ये जो पुरुष वर्ग है वो अपना आपा खो देता है। मतलब अब उसका जो संयम है वह बहुत जल्दी जो है वह टूट जाता है। और इसी को सामने रखते हुए वो लिखती है कि जरा सी बात पर आपे से बाहर होना, नशे में डूबकर परिवार को प्रताड़ित करना। गरीबी या दारिद्र्य एक ऐसा भीषण अभिशाप है कि जिसकी साथ सोहबत में अन्य दुर्गुण बहुत जल्दी उस इंसान को अपने वश में कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ी लत होती है वो है शराब की। ये जो शराब है, यह शराब मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती, जैसा कि हमने टुकड़ों जी की कविता में भी देखा है। नशे में डूबकर परिवार को प्रताड़ित करना, मतलब शराब पीने के बाद यह लोग जो है उन्हें अपने परिवार का ख्याल तक नहीं आता। पत्नी को लताड़ना, भाइयों को पछाड़ना, और एक बार शराब पेट में जब जाती है तो उसके बाद आदमी क्या कहता है या क्या करता है उसे ही उसका खुद का होशो हवास नहीं होता। और इसलिए कवयित्री कहती है कि पत्नी को लताड़ना, भाइयों को पछाड़ना। पत्नी जो होती है उसको गाली गलौज करना, उसको मारना शराब पीने के बाद, और ऐसे मारना मानो वो मनुष्य नहीं बल्कि कोई एक जानवर हो। और यही कारण है कि आज जो है दलित समाज की स्त्रियों की स्थिति आज भी वैसी ही बुरी है जैसे पहले थी। इसलिए कवयित्री कहती है कि पत्नी को लताड़ना, यानी पत्नी जब सामने आती है, पति जब शराब पीकर घर में आता है और पत्नी को देखता है तो सबसे पहले वो काम क्या करता है कि पत्नी को गालियाँ देता है, गाली गलौच देना, उसको मारपीट करना, उसको लताड़ना। ये तो आम नारी के आम जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसे ये दलित नारी भी अपवाद नहीं है। भाइयों को पछाड़ना, करते रहना गाली गलौच। अगर घर में छोटे भाई है या कोई बड़ा भाई जो जिसे ये लत नहीं है उसको भी पछाड़ते हैं, उसको भी पीटते हैं, मारते हैं, गालियाँ गलौच करते हैं। और ये सब देखकर क्या होता है, रोता रहे बाप, कलपती रहे माँ।
उस पुरुष के माता पिता जो होते हैं वो रोते रहते हैं, बाप बेचारा जो होता है वो बहुत दुखी होकर रोता रहता है, लेकिन इस शराबी संतान को इससे कोई भी जो है वह लेन देन नहीं होता। तो यहाँ हमने देख लिया कि रोता रहे बाप, कलपती रही माँ। माँ को भी दुख होता है अपनी संतान का इस प्रकार से आचरण देखकर कि जो भाइयों को पीटता है, पत्नी को लताड़ता है, बच्चों को गालियाँ देता है। इतना ही नहीं, सामने जो भी आता है उसके साथ बुरा व्यवहार या दुर्व्यवहार करता है। इसका अफसोस जो है वह माँ को होता है, इसलिए वो बेचारी अंदर ही अंदर उसकी घुटन जो है वह होती है और वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। कलपती रहे माँ, संतान दर बदर। जाहिर है खर्च करने की आदत होती है, पैसा के फिजूल खर्ची की वजह से संतान स्कूल नहीं जाती और बच्चे जो होते हैं दर बदर भटकते रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। मित्रों, कोई भी गुनाह जो होता है उसकी शुरुआत जो है वो पेट से होती है, पेट के भूख से होती है। और जितने जितने भी आज तक गुनहगार हमने देखे हैं उनमें से करीब करीब 90% गुनहगार ऐसे थे कि जिनको बचपन में एक उचित स्नेह अपने माँ बाप से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इसी कारण उनकी जो परवरिश थी वह ऐसे माहौल में हुई कि जहाँ उन्हें गालियों के अलावा कुछ और सुनाई ही नहीं देता था। और इसलिए संतानें जो है ऐसे लोगों की वो दर बदर भटकने के लिए जो है वो अभिशप्त रहती है और इन संतानों को इसके अलावा अन्य कोई विकल्प कोई उनके सामने मौजूद नहीं होता। ये जो बात है इस बात को मद्देनज़र रखकर वो लिखती है कि संतानें दर बदर यह तुम नहीं हो सकते, यह तो शर्म की बात है। वह शर्म करने के लिए कहती है, वह पुरुषों से कहती है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि तुम पुरुष होकर भी इस प्रकार से जो है वो गंदा व्यवहार करते हो। और इसी वजह से वो बार बार कहती है कि यह तुम नहीं हो सकते, यह तो शर्म की बात है। माँ बहनें गुलामी कर पाए, कठोर श्रम के बदले जूठन और उतरन। अब ऐसे पुरुषों की जो माँ और बहनें जो होती है वो उनके सामने गुलामी के अलावा कोई और चारा ही नहीं होता, कोई और रास्ता ही नहीं होता। बेचारी गुलामी में ही सड़ती रहती है। कठोर श्रम के बदले पाए जूठन और उतरन। उतरन यानी किसी के उतारे हुए कपड़े, पुराने कपड़े। और जूठन, जूठन यानी ऐसा अन्न कि जो बासी हो सकता है या उसके लिए और कोई परफेक्ट शब्द नहीं है। जूठन का मतलब एक ऐसा अन्न कि जिसे कोई भी नहीं खा सकता, लेकिन इन दलित महिलाओं की यह नियति है कि उनको यह अन्न खाने के अलावा उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। सदा सिर झुका रहे जाति व्यवस्था के अनुसार। अब ये तो बात रोजमर्रा की जिंदगी की हुई, लेकिन ये जाति व्यवस्था जो है इस पर कवयित्री ने टिप्पणी की है कि इन औरतों का सिर जो है वो सदैव झुकता रहता है जाति व्यवस्था के कारण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्थान पर कहा है कि किसी भी समाज का दर्जा उस समाज में नारी को जो दर्जा है उस पर तय होता है। अगर समाज में नारी को उचित दर्जा नहीं मिलता तो वो समाज प्रगतिशील समाज नहीं है, बल्कि वह समाज जो है वह निम्न स्तर की ओर जाने वाला समाज है। उस समाज में प्रगतिशीलता का कोई भी नामो निशान नहीं रहता। तो इस प्रकार से कवयित्री ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज का अगर मूल्यांकन हमें करना है तो वो मूल्यांकन किस ढंग से होना चाहिए, तो उस समाज में स्त्री की स्थिति कौन सी है। अपने अपने घर में झांक कर देखिए मित्रों कि हमारे घर में हमारी
माता बहनों की स्थिति क्या है। अगर आपके घर में माता या बहनों को उचित दर्जा मिलता है तो निश्चित ही आपका घर जो है आगे चलकर प्रगति की ओर जाएगा, इसके प्रति हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं है। तो मित्रों, यहाँ हम रुकते हैं। इस कविता का दूसरा हिस्सा यहाँ खत्म हुआ। तीसरे और अंतिम हिस्से के लिए हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।